हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है राशि एकेडमी एमपी बोर्ड। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर क्रमांक 1 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। और जो हमारे आज का जो लेक्चर रहेगा जिसका मुख्य थीम रहेगा पुष्पीय पादप क्या होते हैं, जनन क्या होता है और एक पुष्प जो होता है उसकी क्या संरचना होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और पुष्प। तो आज हम सबसे पहले तो इस अध्याय का जो नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन उसको बारे में पढ़ेंगे कि पुष्पीय पादप का मतलब होता क्या है। ऐसे कौन से पादप जिस पर पुष्प लगते हैं, क्योंकि आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पादप भी देखे होंगे जिनके ऊपर पुष्प जल्दी नहीं लगते हैं, आसानी से नहीं लगते हैं। और जनन क्या होता है, जनन में भी लैंगिक जनन क्या होता है और एक पुष्प क्या होता है, पुष्प में कौन कौन सी संरचना दिखाई देती है। तो सामान्यतः हम हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पुष्प देखते हैं, लेकिन पुष्प की संरचना का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पुष्प की अंदर जो जो संरचना आपको मिलती है उसी के आधार पर जो है जनन होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज टॉपिक्स की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक्स होगा वो होगा सामान्य परिचय, जिसमें हम पुष्प के बारे में जानेंगे कि पुष्प क्या होता है, क्या काम आता है। फिर इसके बाद हम जनन की परिभाषा देखेंगे। जनन का अर्थ सामान्य जो होता है वो ये होता है कि कोई भी जीव अपने समान जो है एक आकृति बना लेता है या अपने समान एक संतान बनाता है, उसे ही हम जनन कहते हैं। और जनन बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि सामान्यतः मैं बात करूं तो हम यहाँ पर जो है लैंगिक जनन की बात करेंगे और एक अलैंगिक जनन की बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो अब देखिए, हमारा जो अध्याय का नाम है उसमें है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हमारा ये काम है कि अगर हमारे चैप्टर का जो नाम है तो उसको सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे अध्याय का नाम है पुष्पीय पादप, यानी कि हमको सबसे पहले तो पादपों के बारे में पढ़ना होगा जिनमें क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। ठीक है, तो पुष्पीय पादप हमारे पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम जनन पढ़ेंगे। जनन में भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आता है। तो फिर यहाँ पर हम लैंगिक जनन को जोड़ेंगे। इस तरह से जो है हमारे अध्याय का पूरी तरीके से नाम यहाँ पर बन रहा है, यानी कि हमको सबसे पहले पुष्प के बारे में ही पढ़ना होगा और जनन की सामान्य परिभाषाएं भी हमको पढ़ना होगी। क्लास 11th में आप जो है इन सभी को पढ़कर आए हो, आपको पता है जनन क्या होता है। तो हम हमारे चलते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा अध्याय क्रमांक 1 है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब पुष्पीय पादप का मतलब क्या होता है, ऐसे पादप जिनमें क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। ठीक है, सामान्य सा अर्थ है कि ऐसे पादप जिनमें क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। लेकिन पुष्प भी किनमें लगते हैं, जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं। आवृत्त बीजी, जैसे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि दो तरीके के पादप थे। एक थे अनावृत अनावृत बीजी, जिसे हम जो बोलते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पादप थे, आपने पादप जगत पढ़ा होगा तो अनावृत बीजी के बारे में पढ़ा होगा। ये पादप में जड़, तना, पत्ती तो दिखती है। ठीक है, पादपों में जो संरचनाएं होती है, जड़, तना, पत्ती तो होती है। इनमें फूल नहीं होते हैं, जैसे पुष्प नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, इनके जो बीज होते हैं, बीज कैसे होते हैं, केवल नग्न होते हैं। जैसे मान लीजिए बीज है तो ये नग्न अवस्था में होते हैं, ये ढके हुए नहीं होते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें आवृत्त बीजी की, आवृत्त बीजी को जो है एंजियोस्पर्म बोलते हैं। आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा बीज है, तो इस बीज के चारों तरफ क्या होगा, आपको एक आवरण मिलेगा। यानी कि जो बीज होगा वो पूरी तरीके से ढका हुआ होगा। तो सामान्य भाषा में यहाँ पर हम बताते हैं कि आवृत्त बीजी पादप का मतलब क्या होता है कि ऐसे पादप जिनमें फूल लगते हैं या पादप में पुष्प लगते हैं, लेकिन साथ में इनका जो बीज होता है वो कैसा होता है, ढका हुआ होता है। ठीक है, चारों तरफ से अपने ढके हुए होते हैं।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आवृत्तबीजी पादप की आप परिभाषा क्या देंगे, तो आप बता सकते हो कि ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज फल के अंदर क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं या बंद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आवृत्तबीजी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने अगर सेब को देखा होगा, तो सेब के अंदर जो फल होता है, उस फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, और बीज क्या होता है, ढका हुआ होता है। और ये जो बीज बनते हैं ये प्रजननांग पुष्प में बनते हैं। तो हमको फल और बीज बनाना जब सीखना होगा, तो सबसे पहले हमको किसको देखना होगा, पुष्प को देखना होगा। और पुष्प में ही क्या होते हैं, प्रजननांग होते हैं। अब प्रजननांग कौन कौन से होते हैं, तो यहीं पर जो है नर भाग हमको मिलेगा और एक मादा भाग मिलेगा। तो इनकी हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आवृत्तबीजी पादप की परिभाषा बता दी, लैंगिक जनन का मतलब बता दिया। लैंगिक जनन का अर्थ होता है जिसमें दो जीव या दो अंग मिलकर के आपस में जनन की क्रिया करते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो आवृत्तबीजी पादप की अगर हम कुछ विशेषताएं देखें, तो आवृत्तबीजी की कुछ विशेषताओं में आप देख सकते हैं कि कोई आपसे पूछे कि क्या होती है आवृत्तबीजी पादपों की विशेषताएं, तो विशेषताएं होती है सबसे पहले तो पुष्प आना। जैसे हमारे पास में मान लीजिए एक पादप है, इस पादप में क्या होगा कि सबसे पहले तो पुष्प आपको दिखेंगे, बराबर। इस पुष्प से जब पुष्प में लैंगिक क्रिया होगी या लैंगिक जनन होगा, तो लैंगिक जनन में क्या होगा, दो चीजें बनती है। लैंगिक जनन में एक तो बनता है फल, और फल के साथ में बनता है बीज। और ये बीज कैसे होते हैं, फल के अंदर कैसे होते हैं, ढके हुए होते हैं, ठीक है। और जो इनमें जो जड़ तंत्र होता है या संवहन तंत्र होता है, वो पूर्णतः क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। विकसित का अर्थ है जैसे संवहनी ऊतक, जैसे कि जो पादप होते हैं, अब उन पादप में क्या होता है कि जो फूल होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्लावर है, इस फ्लावर में बीज बनना है, फल बनना है, तो यहाँ पर पानी की और भोजन की तो आवश्यकता होगी कि नहीं होगी इस पादप को। तो इस पादप में क्या है कि संवहन तंत्र, यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है, कंडक्शन सिस्टम, वो होता है। इसके अंदर दो टिश्यू काम करते हैं, एक तो जाइलम काम करता है और एक तो फ्लोएम करता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो आसपास मृदा होती है, मृदा में जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको पादप को ले जाने का काम कौन करता है, तो वो करता है जाइलम। और साथ में मिट्टी में जो भी विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, खनिज होते हैं, उसको भी पादप में जाइलम ले जाने का काम करता है। और सूर्य की उपस्थिति में जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होगा कि जो भी खाना बनेगा, वो खाना सभी भागों तक जो है पादप को मिलेगा। और जब यहाँ पर खाद्य के रूप में ग्लूकोज मिलता है पादप को, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और यहाँ पर पुष्प बनता है। पुष्प के अंदर जो है फल बनेगा या बीज बनेगा। तो इस तरीके से आवृत्तबीजी की विशेषताएं होती है। तो सामान्यतः आपसे कोई पूछे कि आवृत्तबीजी पादप क्या होते हैं, आवृत्तबीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनमें कि क्या होता है, पुष्प होते हैं, और साथ में इनके जो बीज होते हैं फल के अंदर क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। आवृत्तबीजी पादप की विशेषताएं क्या होती है, सबसे पहली विशेषताएं तो होती है कि इनमें पुष्प आते हैं, फल के अंदर बीज ढके हुए होते हैं, और विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र मतलब जाइलम फ्लोएम यहाँ पर अच्छी तरीके से विकसित हो चुके थे। अब चलते हैं हमारे जनन टॉपिक की तरफ। हमने पढ़ तो लिया कि पुष्पीय पादप का मतलब क्या होता है, अब हमको जनन देखना है। तो जनन का मतलब क्या होता है, जनन का मतलब होता है एक जैविक क्रिया जिसमें जीव अपने समान क्या करता है, नए जीवों को या संतानों को उत्पन्न करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए एक डॉग लिया, ठीक है, ये डॉग कैसा था, मेल था, मतलब नर डॉग। और यहाँ पर हमने जो डॉग ली वो कैसी ली, फीमेल ली, ठीक है।
अब ये अपने अपने इनके पास में क्या बने, युग्मक बने। अब ये दोनों जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक नए डॉग का जन्म होता है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो डॉग की संरचना है वो भी इसके समान है, इसके समान है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने समान ही एक जीव बनाया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनन किया। क्या किया, जनन, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है कि ये दो तरीके से होता है, एक तो लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होते हैं, एक तो लिंग विकसित होते हैं, जैसे कि जो नर होता है उसके पास अपना एक लिंग होता है और जो मादा होती है उनके पास एक अपना लिंग होता है, और उनमें बनने वाले युग्मक होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है युग्मक को पहुंचाया जाता है ताकि निषेचन हो सके और अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति हो। तो ये तो एक जैविक क्रिया है जिसमें क्या करता है, जीव अपने समान ही नए जीव की या संतानों की उत्पत्ति करता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो यह दो प्रकार का होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जनन। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम यहाँ पर देखें कि जनन, जनन को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो जनन के अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो क्या, अपने समान संतान या संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब जनन में भी क्या होता है कि एक तो नर होता है और एक मादा होती है। जैसे हम यहाँ पर मतलब मनुष्य की अगर बात करें तो नर के पास में क्या बनते हैं, युग्मक, शुक्राणु। ठीक है, ये हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। और मादा के पास क्या बनते हैं, अंडाणु। अब ये शुक्राणु को मादा के जनन भाग तक पहुंचाया जाता है जहां पर अंडाणु से शुक्राणु मिलता है और ये दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, या निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बाद में क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये युग्मनज क्या करता है, अपना 9 माह तक के विकास करता है, और विकास करने के बाद में क्या होता है, प्रसव होता है। और प्रसव के दौरान जो एक शिशु जन्म लेता है वह क्या होता है, इनके समान होता है। अगर वो नर होगा तो भी क्या होगा कि मनुष्य की ही श्रेणी में होगा, क्योंकि हम यहाँ पर संरचना की बात कर रहे हैं, आनुवांशिक गुणों की नहीं। जैसे कि 2 आंखें होगी, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, चलने के लिए विकसित तंत्र होगा, श्वसन तंत्र होगा, ये गति कर सकते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मतलब अपने समान एक संरचना बना रहे हैं। ये बात अलग है कि इनमें विभिन्नताएं आएगी। क्या होगी, विभिन्नताएं आएगी। विभिन्नता आने का मुख्य कारण यह है कि इसमें 50% गुणसूत्र जो नर के है और 50% गुणसूत्र मादा के है, और इनकी जो पीढ़ियां है उनसे भी जो है गुण के अंदर जो है इनको हम पढ़ेंगे। तो आपने जनन देखा होगा। अब जनन के अगर हम प्रकार देखें तो जनन कितने प्रकार का हमारे पास, 2 प्रकार का। सबसे पहला प्रकार तो होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। अब हमने जो फ्लो चार्ट बताया ये किसका है, लैंगिक जनन का, क्योंकि इसमें कितने जीव शामिल हैं, 2 जीव शामिल होते हैं। और इसमें कितने, अलैंगिक जनन में कितने जीव शामिल होते हैं, इसमें केवल और केवल एक जीव शामिल होता है। ठीक, देखिए जनन की परिभाषा हमने बता दी, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस या जैविक क्रिया जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। नंबर 1 लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अब हम स्टार्ट करेंगे लैंगिक जनन को। तो लैंगिक जनन में देखो क्या होता है। लैंगिक जनन का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, तो लैंगिक जनन का मतलब होता है इस प्रकार का जनन जिसमें 2 जनक होते हैं। 2 जनक मतलब जिनके मिलने से क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। तो एक तो क्या होगा, नर होगा और एक मादा होगी। इनमें नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक अंडाणु। अब हमने इसमें मनुष्य का
उदाहरण लिया तो नर युग्मक क्या होगा, शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और मादा युग्मक क्या होगा, अंडाणु। इन दोनों के आपस में मिलने पर क्या निषेचन की क्रिया होती है और किसका निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होगा। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो अध्याय है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में हमने बात की नर युग्मक की और मादा युग्मक की। तो ये हमने उदाहरण लिया शुक्राणु और अंडाणु का। तो ये हमको शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, ये अध्याय 2 में मिलेंगे। लेकिन हमको लैंगिक जनन अगर मान लो अध्याय 1 में पढ़ना है, तो हम इसमें कौन से नर युग्मक और मादा युग्मक को लेते हैं। तो इन पादपों में हमारे पास में नर युग्मक के रूप में क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है। और मादा युग्मक हेतु हमारे पास क्या होता है, मादा युग्मक हेतु हमारे पास में अंड कोशिका होती है। ठीक, इन दोनों के निषेचन की क्रिया के दौरान क्या बनता है, तो निषेचन होने के पश्चात किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और फल से ही क्या बनता है, बीज बनता है। तो लैंगिक जनन हमको पढ़ना है, लेकिन यहां पर हमको पादप हेतु इस तरीके से लैंगिक जनन करना है। तो ऐसा जनन जिसमें 2 जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने से निषेचन होता है और नए जीव का निर्माण होता है। विशेषता, इसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है, क्योंकि जब तक 2 युग्मक आपस में नहीं मिलेंगे और अपने दोनों युग्मकों को आपस में मिला करके निषेचन नहीं करेंगे, तब तक के नए जीव का निर्माण नहीं होगा। संतान में माता पिता दोनों के गुण होते हैं, जिससे विभिन्नताएं आती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी क्या होता है कि हम 2 विपरीत प्रजाति के पौधों का क्रॉस कराते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे पास नया पौधा प्राप्त होता है उसमें किसी एक पौधे के लक्षण नहीं होते हैं, बल्कि दोनों के लक्षण होते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें मनुष्यों की, तो मनुष्यों में भी क्या होते हैं कि नर और मादा या माता या पिता दोनों के जो गुण शामिल होते हैं, क्योंकि 23 गुणसूत्र हमको किससे मिलते हैं, शुक्राणु कोशिका से। और 23 गुणसूत्र किससे मिलते हैं, हमको मिलते हैं अंडाणु कोशिका से। ये दोनों मिलकर के जो युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। तो क्या हम माता या पिता के समान हो सकते हैं क्या, नहीं। हमारी संरचनाएं उनके समान हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर विभिन्नताएं आती है। ठीक है, कई बार आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि जब भी किसी परिवार में कोई नए बेबी का जन्म होता है, तो कई बार अक्सर जो है बुजुर्ग लोग या जो आसपास के लोग हैं वो इस तरीके की बातें करती है कि नाक माता पर गई है, चेहरा पिता पर गया है। फिर कभी कभी हाइट जो होती है, ये लक्षण हमारे मतलब विभिन्नताएं जो है दिखती है। तो कई बार क्या होता है कि हाइट अगर माता की ज़्यादा हो तो संतानों की हाइट ज़्यादा होती है, तो प्रभावी लक्षण हाइट का उसमें चला गया। लेकिन अगर मान लो कि आंखें काली है तो आंखें काली दिखेगी, कई भूरी होगी। ये सारी की सारी विभिन्नताओं के गुण आते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो अत्यधिक धीमी होती है। धीमी का मतलब एक लंबा समय लेती है। जैसे कि मनुष्य में 9 माह का समय होता है प्रेगनेंसी का, किसका, 9 माह का। 9 माह तक के क्या होता है कि जनन की क्रिया होती है, विकास होता है, और उसके पश्चात ही क्या होता है, प्रसव होता है। ठीक है, तो मनुष्य, गाय, शेर, पक्षी, अधिकांश फूल वाले पौधे। अब फूल वाले पौधों में भी क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात ही फूल खिलते हैं और उसके बाद जनन की क्रिया होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो बांस के पौधे होते हैं, बांस के पौधे में लगभग 100 साल में के बाद जो है उसमें फ्लावरिंग होती है, यानी कि काफी लंबे समय के बाद जो है उसमें पुष्प आते हैं। अब बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में क्या होगा, केवल और केवल कितने पेरेंट्स होंगे, एक ही पेरेंट्स होंगे, और उसमें युग्मक नहीं बनेंगे। क्योंकि युग्मक बनने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, अलग अलग जीव होना चाहिए, उनके पास में अलग अलग जननांग होना चाहिए जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा। अब एक ही जनक है, उसमें युग्मकों का तो निर्माण कोई संभव ही नहीं है। और वो जब केवल एक नई संतान को उत्पन्न पैदा कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि एक जीव होता है अमीबा। अब ये अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में क्या होता है
कि एक विकसित श्वसन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है और अन्य तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन जो अमीबा होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसी कोशिका से इसको क्या करना है, पाचन भी करना है, इसी कोशिका से इसको शोषण भी करना है, इसी कोशिका से उसको उत्सर्जन भी करना है। यानी कि लगभग उसके शरीर में होने वाले जितने भी कार्य है वो केवल और केवल किससे हो गए, एक ही कोशिका से हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो प्रजनन भी होगा उसको किससे करना है, इसी कोशिका से करना है। तो इनमें प्रजनन में क्या होता है, अच्छा बताइए, क्या दूसरे अमीबा के मिलने से यहाँ पर प्रजनन हो रहा है? नहीं, एक कोशिका ही इनके बीच में प्रजनन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है, ये होता है अलैंगिक प्रजनन। और इसमें जो उत्पन्न संतान होती है वो अनुवांशिक रूप से बिल्कुल किसके समान होती है, जनक के समान होते हैं। जैसे एक अमीबा से जब भी एक नया अमीबा बनेगा तो वो एज इट इज कैसा होगा, इस अमीबा जैसे होगा, क्योंकि इसके पूरे लक्षण किस में गए हैं, इसमें गए हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। हमारे केस में विभिन्नता इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास में क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र वाले लक्षण पिता से मिलते हैं, 23 गुणसूत्र वाले माता से मिलते हैं। इसलिए हमारे अंदर क्या होती है, विभिन्नताएं आती है और ये अपने जनक के समान ही क्या करते हैं, क्लोन बनाते हैं या संतान बनाते हैं। यह अत्यधिक सरल तथा तीव्र गति से प्रक्रिया होती है। तीव्र गति से मतलब इनमें ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय के अंदर जो है अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार की विधियां आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। अब क्लास 10th में जब आपने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा विखंडन के बारे में। तो अमीबा के अंदर विखंडन की क्रिया होती, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक अमीबा है। अब अमीबा में क्या होगा कि जैसे जैसे विखंडन होगा तो अमीबा क्या करता है, अपने आकार को बढ़ाता है और इसमें जो केंद्रक होता है और बीच में ये क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य और ये क्या है, केंद्रक। धीरे धीरे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, बंटने लगता है और केंद्रक भी क्या होता है, बंटने लगता है। इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है कि दो केंद्रक हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म भी बंटने के बाद में हमारे पास में दो अमीबा हमारे पास में आ जाते हैं। यानी कि इसमें एक ही जनक से दो संतान बनी। जनक हमारे पास में कितना था, जनक केवल एक था और संतान कितनी बन गई, दो बन गई है। यानी कि अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है। जब कोई भी जीव अपने एक शरीर से दो नए जीव बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविखंडन, या जिसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। इसके अलावा विखंडन का ही एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं बहुखंडन। अब ये बहुखंडन का मतलब होता है इसमें मल्टीपल फिजन होते हैं। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है, तो आपने एक सुना होगा, प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा। अध्याय जो 7 है जिसमें हम मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम। तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम एक ऐसा परजीवी होता है जो कि कौन सा रोग करता है, मलेरिया रोग करता है। तो इन मलेरिया रोग में जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो हमारी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और एक से विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के भागों में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक के अंदर क्या होता है, एक एक केंद्रक आ जाता है। और जैसे ही यकृत कोशिका या आरबीसी कोशिका फटती है तो ये प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, प्रत्येक जो भाग होते हैं ये नए प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है। यानी कि एक जीव से अनेक जीव बन जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। इसके बाद बात आती है मुकुलन की। मुकुलन का मतलब क्या होता है, अब मुकुलन में जो हाइड्रा होता है, जैसे आप लोगों ने हाइड्रा को अगर देखा होगा तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से हाइड्रा होता है, ठीक है। अब ये हाइड्रा अगर दो भागों में बढ़ जाता है तो प्रत्येक भाग से क्या होता है, एक नया हाइड्रे का निर्माण होता है, ठीक है। नहीं, सॉरी, इसमें दो भागों में नहीं बांटना हमको, यहाँ पर मुकुलन बताना है। मुकुलन का अर्थ है
मुकुलन में हम लोगों को एक पर्ट्स बताना है, जैसे कि हमारे पास में ये हाइड्रा है, हमारे पास में ये एक जनक है, ठीक है, ये जनक है हमारा, मतलब पेरेंट्स है। इसके बाद में क्या होता है कि इसी में विभिन्न प्रकार के क्या निकलते हैं, जैसे कि यहाँ से एक बड निकलना चालू हो जाती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, मुकुल। ठीक है, मुकुल बनता है। फिर इसी जीव के अंदर क्या होता है कि ये जो मुकुल होता है वो बड़ा होकर के एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास संतान, यानी कि एक जनक से एक संतान बनी बिना किसी लैंगिक क्रिया के, तो इसे हम जो है अलैंगिक जनन का ही एक भाग मानते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि मुकुलन किस में होता है, तो वो होता है हाइड्रा के अंदर होता है, जिसमें उसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, मुकुल बोलते हैं। और ये मुकुल आगे चल के क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। इसके बाद आती बात पुनरुद्भवन की। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है कि आपने लोगों ने प्लेनेरिया जीव का नाम सुना होगा। तो प्लेनेरिया क्या करता है कि अपने शरीर को जब विभिन्न भागों में बढ़ जाता है या कट फट जाता है, तो प्रत्येक भाग क्या करता है कि एक नए जीव का निर्माण करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो हम यहाँ पर एक प्लेनेरिया को अगर हम ड्रॉ करें, तो हम एक प्लेन एरिया को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ये हमने प्लेन एरिया दिखाया। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो भागों में बढ़ गया, एक एक भाग और एक एक भाग, तो ये प्रत्येक क्या करेगा, आधे कटे हुए भागों से एक विकसित प्लेन एरिया का निर्माण करेगा। यानी कि ये एक जनक था और इन्हीं जनक से क्या बन जाती है, संतान। तो ये भी क्या है, ये कौन सी क्रिया है, ये है रीजनरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पुनरुद्भवन। ठीक है, तो ये ही अलैंगिक क्रिया का ही एक भाग होता है। फिर वापस आते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन तो बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि जड़, तना, पत्ती, अब पौधे के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी ये हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण शक्तता क्या होती है। पूर्ण शक्तता, टोटिपोटेंसी एक क्षमता होती है जिसमें पादप में क्या होता है, लगातार जो मेरिस्टेम होता है वो विभाजन करने की क्षमता रखता है। तो पादप की जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, इससे एक नया जीव हम बना सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के मौसम में क्या करते हैं हम लोग, जो चाइना रोज होता है, गुड़हल जिसे हम लोग सामान्यतः भाषा में घंटी का फूल कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, है ना, इसकी क्या करते हैं हम लोग, कलम लेकर के आते हैं, गमले में लगाते हैं और एक नया पादप यहाँ पर बन जाता है। गुलाब की कलम को आपने देखा होगा। इसके अलावा आपने अपने घरों में देखे होंगे कि छोटे आलू रखे होते हैं, तो उनमें जो बीच में एक आंख होती है, वहां से एक नया पौधा निकलना प्रारंभ होता है। तो ये सब क्या है, ये जनन का ही एक प्रकार है, लेकिन कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ अंतर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जनकों की संख्या के आधार पर हम देखें तो लैंगिक जनन में कितने जनक हो गए, दो जनक। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, हमेशा एक जनक होता है। दूसरी बात, जब लैंगिक जनन में दो जनक हो गए तो प्रत्येक जनक से अलग अलग युग्मक होगा और ये दोनों युग्मक आपस में क्या करेंगे, निषेचन करके एक नया युग्मनज बनाएंगे। लेकिन एक ही जीव किसी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं करता है। निषेचन की क्रिया, अगर अलग अलग युग्मक है तो दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे और निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज का निर्माण होगा। इसमें जब युग्मक ही नहीं बनेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। इसके अलावा इनमें कोशिका विभाजन जो होता है वो समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री भी होता है। जब शरीर में जब 46 गुणसूत्र होते हैं और जब 46 गुणसूत्र से अगर शुक्राणु बनना होगा तो शुक्राणु में केवल और केवल 23 गुणसूत्र जाते हैं, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब हम
अध्याय सेकंड के अंदर शुक्र जनन की क्रिया और अंड जनन की क्रिया पढ़ेंगे, तो उसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, हम दोनों प्रकार के विभाजन को देखेंगे। लेकिन इसमें हमेशा क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है सम संख्या में, एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64, इस तरीके से लगातार यहाँ पर क्या होता है, विभाजन चलते रहता है। संतान की विशेषता है, जैसे कि हमने बताया कि जब भी मनुष्य में लैंगिक जनन होता है तो संतान जो है उसके समान जो है आनुवांशिक रूप से नहीं होती है, उनके डीएनए में परिवर्तन होता है, क्योंकि वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति का डीएनए अपने माता पिता से पूर्ण तरीके से मैच नहीं होता है, इनमें विभिन्नताएं होती है। इसी कारण जो है हमारे शरीर में विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए हाइट का लक्षण हमको पिता से मिलता है तो हो सकता है आंखों का रंग माता से, इस तरीके से विभिन्नताएं आती है। परंतु जो अलैंगिक जनन होता है, इनमें जो संतान होती है वो आनुवांशिक रूप से किसके हूबहू होती है, तो वो अपने जनक के समान होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन के द्वारा सारे के सारे लक्षण एक संतान में उत्पन्न हो रहे हैं। जटिल और समय की बात करें तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि अत्यधिक जटिल एवं बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, एक निश्चित समय लेती है, परंतु यह बहुत ही तीव्र जो है वो प्रक्रिया होती है। जो विकास है लैंगिक जनन के द्वारा विकास भी होता है, जैसे कि हमारा विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें माना जाता था कि हम कपी थे, बंदर थे, फिर हमारे गुणसूत्रों में विकास हुआ, परिवर्तन आए, विभिन्नता आई, जिसके कारण थोड़े से हमारे शरीर की जो पूंछ थी वो गायब होने लगी। फिर हमारा जो शरीर था जो थोड़ा सा बैंड था, कुबड़ा था, थोड़ा उठने लगे, और आजकल जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो पूरी तरीके से सीधा है, जिसके कारण हम सीधे चल पा रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, समय के साथ साथ जैसे ही हमारे लक्षणों में विभिन्नताएं आती है तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई विकास या उद्भव विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं आती। और अगली बात हम करें उदाहरण की, तो जैसे कि लैंगिक जनन किसमें मनुष्यों में होता है, जंतुओं में होता है, पौधों में होता है, पक्षियों में होता है। और यहाँ पर जैसे अलैंगिक जनन आप बता सकते हो कि जैसे मैंने बताया विखंडन किस में होगा, तो विखंडन एक अलैंगिक जनन है, तो वो किस में होगा, अमीबा में होगा। ठीक है, अमीबा और प्लाज्मोडियम में होगा। अब इसमें भी आप बता सकते हो कि अमीबा में क्या होगा, द्विविखंडन, और प्लाज्मोडियम में क्या होगा, बहुखंडन। फिर इसके बाद में आप क्या बता सकते हो, तो मुकुलन बता सकते हो। मुकुलन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होगा। और इसके बाद में पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन किस में होता है, तो ये होता है प्लेनेरिया में। इसके अलावा पौधों में भी, ठीक है, पौधों में क्या होगा, कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन का मतलब होता है इसकी एक कोशिका लेकर के, ठीक है, लैंगिक लैंगिक अंग नहीं बल्कि कोशिका लेकर के उसके क्या बनाते हैं हम लोग, क्लोन बनाते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंदर ये एक अंतर होता है। तो हमने आज क्या सीखा, हमने सबसे पहले तो जनन देखा कि जनन का मतलब क्या होता है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसके अंदर वो ये है कि आवृत बीजी पादप क्या होते हैं। ठीक है, आवृत बीजी पादप की हमने परिभाषा देख ली। पुष्पीय पादप क्या होते हैं, पुष्पीय ही पादप ही क्या होते हैं, आवृत बीजी पादप होते हैं। हमने आवृत बीजी पादपों की क्या देखी, विशेषताएं देखी, क्योंकि विशेषताओं से ही हम क्या करते हैं, पादपों को पहचानते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, जनन देखा। ठीक, जनन के हमने कितने भाग देखे, दो भाग देखे, एक तो कौन सा, लैंगिक व अलैंगिक। इसके बाद हमने इसमें क्या देखा, अंतर देखा। हमारे पास में सारी चीजें आ गई।
अब इसके पश्चात हम क्या है हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हम इसमें अब पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर मतलब पुष्प को पढ़ेंगे। अब हमने इतना सब पढ़ने के पश्चात हमको पता चल गया है कि जनन जो होता है, लैंगिक जनन, वो किस में होता है? पुष्प में होता है। अब पुष्प में कहाँ होगा? तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना को देखेंगे, उसके विभिन्न प्रकार के हम नर भाग और मादा भाग को देखेंगे, क्योंकि हमने लैंगिक जनन में पढ़ा है कि इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक तो नर भाग और एक मादा भाग, जो कि अपने अपने युग्मक बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको समझना चाहिए कि आखिर में पुष्प है क्या। तो पुष्प सामान्यतः एक क्या है? स्टेम है, प्ररोह है, जो कि आगे चल के अपने भीतर मॉडिफिकेशन से या रूपांतरण से पुष्प बनाए। जैसे कि आपने सामान्यतः देखा होगा कि यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हो कि एक जो पादप होता है, उन पादपों में आपको कुछ ऐसी ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है, ये जो भाग होते हैं इनको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, पर्व। ठीक है, ये भी नोड होता है, ये भी नोड है। और इनके बीच में जो खाली जगह है, ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। अब ये आपको, आपने जब प्लांट फिजियोलॉजी या पादपकारी की पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो नोड वाली जगह है ना, यहीं से ही क्या होता है? शाखाओं का निर्माण होता है। यहीं से ही किसका निर्माण होता है? पत्तियों का। और यहीं से ही किसका निर्माण होता है? पुष्प या फल का। अब पुष्प या फल कैसे बनते हैं? तो ये सारी की सारी आपस में क्या होती है? पत्तियां होती है। अब यहां से क्या होता है कि ये पत्तियां निकलने वाली होती है। ये जैसे मान लीजिए ये सारी की सारी ये क्या है? पर्ण है। सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे नीचे की जो नोड होती है, ये आपस में क्या हो जाती है? ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब क्या होती है? इनमें एक दबाव उत्पन्न होता है। तो 1 नंबर नोड, 2 नंबर नोड, 3 नंबर नोड और 4 नंबर नोड, ये तीनों आपस में आकर किससे मिल जाएगी? 4 नंबर वाले नोड से। तो वो इस तरीके की संरचना बन जाएगी। चारों नोड यहाँ पर आ गए और प्रत्येक नोड से एक पर्ण निकलता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बनता है थैलेमस। थैलेमस के बाद में एक नोड से बनता है बाह्य दलपुंज। फिर उसके बाद में रंगीन संरचना जिसे हम कहते हैं दलपुंज। फिर बनते हैं नर भाग जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। और फिर बाद में बनता है मादा भाग जिसे हम लोग जायांग कहते हैं। तो इस तरीके से जो पुष्प है वो नोड और इंटरनोड से बनता है, जहां पर पत्तियां उगती है और यही पत्तियां आगे चल के अत्यधिक संघनित हो जाती है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है। अगर हम पुष्प की एक संरचना की बात करें तो हमारे आसपास जो पुष्प देखते हैं, जिसमें कि सबसे अच्छा पुष्प जो होता है वो होता है चाइना रोज, जिसके अंदर नर भाग और मादा भाग आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए आपकी किताब में भी जो है चाइना रोज का जो है यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया, तो इस डायग्राम में आपको सबसे पहले तो देखिए, सबसे जो बाहर की तरफ जो संरचना होती है, ये जो फूली हुई संरचना हो रही, जैसे नंबर 1 संरचना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों संरचनाएं किसी एक जगह से निकली हुई दिख रही है यहाँ पर। तो जो एक जगह से सारी संरचनाएं निकलती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन, पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन। पुष्प के सारे अंग जो है या सारे चक्र जो है इसी भाग से निकलते हैं और यहीं पर स्थित होते हैं। अगर आपको इसका परफेक्ट उदाहरण देखना है तो आप लोगों ने गेंदा का फूल देखा होगा।
जो कि अक्सर दिवाली में घरों पर लगाते हैं। तो गेंदे के फूल को जब आप लेना, आप उसको तोड़ना, तो सारी जो पत्तियां होती है वो किसी एक टोपी नुमा संरचना पर होती है, सारी उसी पर लगी होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है। अब पुष्पासन के बाद में जो सबसे बाहर की तरफ जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये सामान्यतः कैसे रंग का होता है, हरा रंग का होता है ना। बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज का मतलब होता है ये एक से अधिक संख्या में होता है, जैसे कि ये जो दिख रही है ये बाह्य दलपुंज है हरे रंग के। इसके बाद में जो रंगीन संरचना होती है जिसे हम कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग दलपुंज कहते हैं। ये कैसी संरचना होती है, रंगीन होती है। इसके पश्चात हमको यहाँ पर जो नर भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुमंग, और जो मादा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, जायांग। तो हमको इस तरीके की संरचना जो है वो एक पुष्प में दिखाई देती है, और ये पुष्प का जो डायग्राम है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर बना करके दिखाया। और इसके साथ में यहाँ पर जो है ये डायग्राम एक हमने इसकी फोटो लगा रखी है, इसमें आपको सारी संरचना आसानी से दिख रही होगी। तो हम इसी डायग्राम के ऊपर जो है लेबलिंग करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला भाग अगर हम देखें, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये मोटा वाला भाग, जहां पर सारे पुष्प की जो भाग है वो यहां से निकल रहे हैं, तो ये क्या है आपका थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में हम कहते हैं पुष्पासन। ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो हरी हरी रंग की जो पत्तियां दिखाई दे रही, ये क्या है आपका बाह्य दल पुंज। अब ये देखिए संख्या में एक है क्या, ये एक से ज्यादा है। तो जब आप घंटी के फूल को देखते हैं तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे 5 पत्तियों का चक्र होता है। तो जब 5 पत्तियां एक साथ होती है तो उसे हम पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि संयुक्त रूप से, और ये बाहर की तरफ है तो इसलिए बाह्य दल पुंज। अगर एक हो, या हम इसकी इकाई की बात करें, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो बाह्य दलपुंज होता है इसे हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं, सेपल्स, या एक दल। ठीक है। इसके बाद आपको जो रंगीन भाग दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, दलपुंज। दलपुंज एक से ज्यादा है इसलिए दलपुंज है, लेकिन अगर एक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पेटल्स। क्या कहेंगे, पेटल्स। ठीक है। इसके बाद में ये आपको नर भाग दिखाई दे रहा है, तो नर भाग को हम यहाँ पर बनाते हैं। तो नर भाग आपको एक भाग तो ये दिखाई दे रहा है, और एक कुछ ऐसी लंबी धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है। तो ये जो धागेनुमा संरचना होती है इसे हम कहते हैं तंतु, और ये जो ऊपर वाला पीला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक है। अब परागकोश और तंतु को जो आपस में इस जगह से जोड़े हुए हैं, यहां पर हम इसे काले रंग से बनाते हैं। ये जो भाग जोड़े हुए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संयोजी। तो ये जब तीनों भाग आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हैं। ठीक है, पुमंग। अब इसको पुमंग इसलिए बोलते हैं कि ये एक से अधिक संख्या में हो गए तो पुमंग हो गए। अगर केवल एक पुमंग यहाँ पर स्थित है तो इसे हम इसकी इकाई के रूप में हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे पुंकेसर। अगर संख्या में एक है तो इसे हम तब क्या कहेंगे, पुंकेसर। अब इसमें एक नहीं है इसलिए हम जो है इसे पुमंग कह रहे हैं। अब हम अगर मादा भाग की बात करें तो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसे, वर्तिकाग्र। और बीच में जो ये ट्यूब नुमा संरचना पाई जा रही है इसे हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है। और ये जो फूला हुआ भाग हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर आपको जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं बीजांड। तो ये जो नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये जो भाग मिल करके मादा भाग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। और इसकी अगर एक इकाई की बात करें तो इसकी इकाई जो होती है वो होती है
स्त्री केसर। देखिए संख्या में 1 2 3 दिखाई दे रहे, इसलिए जो है इसे जायांग कहते हैं। लेकिन अगर वो संख्या में एक ही हो तो उसे तब हम क्या कहेंगे, स्त्री केसर। ठीक है। और ये जो भाग दिखाई दे रही है डंठल, जिससे कि शाखा से पुष्प लगा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पुष्प ग्रंथ। जब आप एक घंटी का फूल या चाइना रोज को जब आप पादप से तोड़ोगे तो आपको ये सारी संरचनाएं पुष्प की उसमें दिखेगी। अब नंबर 1 पर हम बात करेंगे, थैलेमस जो होता है, थैलेमस क्या होता है, तो थैलेमस पुष्प का ऐसा स्थान होता है जिससे पुष्प के चारों चक्र, नंबर 1 बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये सारी संरचनाएं यहाँ से जुड़ी होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ये पुष्प को आसन उपलब्ध कराता है। नंबर 2 बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज के बारे में अगर हम देखें तो बाह्य दलपुंज क्या होता है, यहाँ पुष्प का सबसे भारी चक्र होता है और इसके हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं इसकी इकाई को। जैसे मान लीजिए हमारे पास में अगर 5 चक्र है तो उसे हम बाह्य दलपुंज कहेंगे, लेकिन उसमें से अगर हमने 4 को हटा दिया उस स्थिति में क्या होगा, इसे सेपल्स कहेंगे। आमतौर पर यह कैसे रंग की होती है, हरी होती है, हरी पत्तियों जैसी होती है। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, कली अवस्था में पुष्प के आंतरिक जो आंतरिक भाग है उसकी क्या करना, रक्षा करना और प्रकाश संश्लेषण करना। ये हरे रंग की है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होगा, ये अपने लिए क्या बनाएगी, खाना बनाएगी, फूड बनाएगी। इसके बाद में पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करेगी, क्योंकि इसके बाद जो दलपुंज होगा, आपने अगर गुलाब की कली देखी होगी तो गुलाब की कली में बाहर की तरफ एक हरे रंग की संरचना होती है जो कि कली को छुपा करके रखती है, जो रंगीन भाग होते हैं। तो ये जो हरे रंग के जो भाग होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, बाह्य दलपुंज कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं दलपुंज। दलपुंज का ये दूसरा चक्र होता है जिसे दल या पंखुड़ी कहते हैं, इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं इसकी इकाई को। और यह रंगीन होता है, आकर्षक होता है, सुगंध उत्पन्न करता है। अब ये रंगीन क्यों होता है, तो इसका एक कार्य होता है, सुगंध के कारण क्या होते हैं, कीट और भंवरे इसकी तरफ जो है आते हैं और यहाँ पर परागण की क्रिया होती है। आगे जब हम परागण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये भाग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो यहाँ पर ही क्या होता है कि नर भाग और मादा भाग इसी में स्थित होते हैं। तो यही से वो क्या करते हैं, युग्मकों को ले जाते हैं और परागण की क्रिया होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो खेत होते हैं, खेतों में आपने देखा होगा कि हरे रंग के या जो गहरे नीले रंग के क्या होते हैं, जो एक मतलब कहना चाहिए कि कुछ मतलब कार्ड्स लगाए जाते हैं। अब वो कार्ड क्यों लगाए जाते हैं, तो वो परागण की क्रिया होने के लिए लगाए जाते हैं। अगला भाग, हम पुमंग की बात करें तो पुमंग एक नर भाग होता है, लेकिन ये संख्या में ज्यादा होते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। लेकिन अगर वो हम किसी एक की बात करें तो ये अगर मान लीजिए एक है तो इसे हम क्या तब कहेंगे, तब हम इसे कहेंगे पुंकेसर। और जब संख्या में ज्यादा है तो संयुक्त रूप से हम इसे क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। ये नर जनन भाग होता है। नर जनन भाग में 3 संरचना होती है। नंबर 1 जो दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। अब ये जो पराग कोश है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। कितनी पाली दिखाई दे रही है, 2 पाली दिखाई दे रही है। ठीक। लेकिन एक तरफ 2 पाली है, लेकिन एक पाली 2 भागों में बटी हुई होती है। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये। ठीक है। अगर देखें तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और इसके पीछे नंबर 4 होगा। तो इस तरीके से भाग दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि नर युग्मक होते हैं। और यही परागण की क्रिया के द्वारा क्या हो गए, मादा भाग तक जाएंगे। दूसरा जो भाग होता है, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, योजी, योजी या संयोजी। तीसरा जो भाग होता है इसे हम कहते हैं तंतु या फिलामेंट। ये पराग कोश और जो तंतु होता है इन दोनों को जोड़े रखने का काम कौन करता है, वो योजी करता है या कनेक्टिव करता है। तो पुतंतु एक डंठल नुमा संरचना होती है जो कि पराग कोश को पुष्पासन से क्या करता है, जोड़े रखता है ताकि वो टूटे ना। इसके अलावा चौथा जो भाग होता है वो होता है जायांग। अब जायांग को अगर हम देखें
तो इस तरीके से हमने एक जायांग बताया था आपको, ठीक है। तो ये सबसे पहला भाग जो होता है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है? सबसे चिपचिपा भाग होता है जो कि परागन के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, पराग कण लाकर छोड़े जाते हैं। अब ये जो मादा भाग होता है ये चिपचिपा होता है। तो कोई भी भौरा वगैरह जो है जब पुष्प पर आकर बैठता है तो वो जब किसी पौधे पर गया तो उसके मुंह पर जो है परागकण लग जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर आता है तो परागकण यहाँ पर छोड़ देता है। यहीं से निषेचन की क्रिया होती है। और वर्तिका जो होती है लंबी नली जैसी संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को किससे जोड़ता है? ये अंडाशय से जोड़ता है। इस अंडाशय तक जो है वर्तिका के द्वारा क्या जाता है? परागकण जाता है। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिका। परागकण जैसे ही जाता है और यहाँ पर बीजांड के अंदर अंड कोशिका से क्या करता है? बीजांड होता है अंडाशय के अंदर और अंड कोशिका बनती है और अंड कोशिका में निषेचन करता है परागकण, तब जाकर के क्या बनता है? तब जाकर के एक फल का निर्माण होता है और फल के अंदर बीजों का निर्माण होता है। अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि जो जनन अंग होते हैं उनके आधार पर पुष्प किस प्रकार के होते हैं। तो एक पुष्प जो होते हैं वो तो एक लिंगी होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पुष्प में, जैसे कि हमने कुछ एक पुष्प लिया था, जैसे ये हमारे पास में पुष्प है। इस पुष्प में आपको ये जो है ये कौन सा भाग है? मादा भाग है। और ये कौन सा भाग है? नर भाग है। तो देखिए इस पुष्प के अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये पुष्प क्या होंगे? सामान्यतः द्विलिंगी भाग हो गए जिसमें नर भाग तथा मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें कि क्या होते हैं, या तो नर भाग उपस्थित होगा या तो मादा भाग उपस्थित होगा। अगर ऐसे किसी पुष्प में होता है तो वो पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये एमपी बोर्ड ने एक एक या दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक लिंगी पुष्प क्या कहते होते हैं और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। एक लिंगी पुष्प को और द्विलिंगी पुष्प को समझना भी इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जब आप परागकण की क्रिया पढ़ेंगे तो परागकण की क्रिया में बार बार शब्द आएगा द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प का अर्थ आपको पता होना चाहिए। द्विलिंगी पुष्प का अर्थ होता है ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जनन अंग हो, ना नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो, इसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का मतलब जिसमें केवल और केवल एक लिंग उपस्थित, या तो मादा भाग हो या तो नर भाग हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नरी हो सकता है किसी में नर हो और किसी में मादा भाग हो। तो ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं? नर जनन, सॉरी, एक लिंगी पुष्प। अब आपके लिए एक होमवर्क है। तो होमवर्क में आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। नंबर एक प्रश्न जो है वो सबसे पहले तो यह है कि जनन किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन है। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है। सिलेबस बदलने के बाद जो पहला चैप्टर था एनसीईआरटी ने चेंज किया है जियो में जनन का, तो उसमें ये जनन पढ़ाया जाता था लेकिन अब वो हटा दिया है तो क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी हमको जनन पता होना चाहिए। तो जनन के बाद में आप ये देख सकते हो कि पुष्प की संरचना का डायग्राम बनाना है, आपको चित्र बनाना है। तीसरा, पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन यहां पर भी ये बन सकता है कि एक लिंगी पुष्प व द्विलिंगी पुष्प को समझाइए। ठीक है, ये चार क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है जिसको कि आपको करना है। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और ये चारों क्वेश्चन जब आप इस लेक्चर को देखेंगे और आपसे अगर ये चारों क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा है और आपको सारे क्वेश्चंस लिखते आ रहे हैं।
आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इसी तरह के लेक्चर्स को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।